वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 205 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 205 तक पहुँच सकते हो। सिविल सर्विस स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। साइंस के प्रश्नों पर फोकस करेंगे इस टेस्ट में। निम्नलिखित रसायनों में से किसका प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए किया जाता है? बताइए। पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल, सल्फर आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड। क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम बादल। देखिए सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का। क्यों बनाए जाते हैं कृत्रिम बादल? ताकि पानी बरस सके उनसे। ठीक है, क्यों? देखिए एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है उसको नीचे गिराने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए। तो क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जाती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों से छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों के द्वारा या फिर एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों में छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मूत्रालय के पास से जब गुजरते हैं तो चुभने वाली गंध आती है। इस गंध का कारण क्या है? बताइए, क्या होता है इस गंध का कारण? देखिए यूरिन में यूरिया भी होता है 2% कम से कम। ठीक है, और अमोनिया से ज़्यादा ही होता है कहीं। लेकिन जो चुभने वाली गंध का कारण है वो यूरिया नहीं है, वो अमोनिया है। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। तो देखिए इस प्रकार की गंध का मुख्य कारण अमोनिया है। और मूत्र के मुख्य संगठक में जो पानी होता है सबसे ज़्यादा 95%, सोडियम होता है 0.4%, अमोनिया होती है 0.05%, फॉस्फेट 0.6 और लगभग 2% होता है यूरिया। इसके अलावा क्रेटिन होता है, सल्फेट होता है और यूरोबिनोजन होता है। ठीक है, तो अमोनिया क्या काम आती है? अमोनिया रंग उड़ाने के काम आती है अमोनिया। ठीक है, और पानी को जो है प्रदूषित करती है अमोनिया। दिल्ली की यमुना में अमोनिया का स्तर 6 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया है, जो उसका लिमिटेड होना चाहिए उससे 6 गुना तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? देखिए भविष्य की धातु इनमें है टाइटेनियम। बहुत हल्की होती है ये, एयरक्राफ्ट में आराम से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर टाइटेनियम जो है स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु है। इसमें गर्मी को सहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और इसमें जंग भी नहीं लगता कभी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। माचिस बनाने में निम्नलिखित मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, सिलिकॉन या फिर सोडियम माचिस बनाने में? देखिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो आमतौर पर माचिस की जो तीली होती है आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है। इसके एक के सिरे पर फॉस्फोरस युक्त पदार्थ का लेपन किया जाता है। माचिस की तीलियों के सिरों पर फॉस्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जो है जिलेटिन का उपयोग जो है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व जब खुली वायु में, ठीक है, तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही जलने लगता है, दीप्त होने लगता है, उससे प्रकाश निकलने लगता है? कौन सा है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस या बैंगनी फास्फोरस? देखिए बैंगनी फास्फोरस को एलिमिनेट करते हैं, बताइए कौन सा है। सिंदूरी फास्फोरस भी गया, बताइए कौन सा है। लाल या श्वेत, इन दोनों में से एक आंसर है। श्वेत फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। तो अंधेरे में सफ़ेद फास्फोरस को खुली वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धूम्र बनते हैं। ठीक है, धूम्र बनते हैं। इसमें से गंध आती है और वो गंध होती है लहसुन जैसी। वायु से बचने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, क्योंकि साधारण ताप पर खुली वायु में रखने पर ये आग पकड़ लेता है, मतलब जलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। जो शुष्क सेल होती हैं यानी बैटरी होती हैं वो निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है उनमें? बताइए। अमोनियम क्लोराइड का होता है लेकिन कैल्शियम क्लोराइड का नहीं होता, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का नहीं होता लेकिन जिंक क्लोराइड का होता है, तो ये भी गया। अमोनियम क्लोराइड का होता है, कैल्शियम क्लोराइड का नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा पूरा स्टेटमेंट।
अमोनियम क्लोराइड का होता है, जिंक क्लोराइड का होता है, तो दोनों के दोनों सही हो गए, तो ए ही इसका आंसर होगा। तो शुष्क सेल में, शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर मतलब अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। देखिए, इसमें कार्बन की छड़ जो है एनोड का कार्य करती है, जबकि स्वयं जस्ते का बर्तन कैथोड का कार्य करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवारों के बीच अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी होती है, यानी नौसादर की। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, बताइए। इस एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होगी? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या फिर विद्युत चुम्बकीय? देखिए, शुष्क सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण है प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल या बैटरियाँ। शुष्क सेल भी इसी सिद्धांत पर बनी होती है। आपके टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में जो सेल है वही शुष्क सेल है। उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा भरी है जो बटन दबाते ही किसमें प्रयोग होती है? विद्युत ऊर्जा में। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कौन करता है? डायनामो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। लिथोट्रिप्सी क्या है? क्या पत्थरों पर लिखने की कला है लिथोट्रिप्सी, या गुर्दे की पथरी किरणों के द्वारा तोड़ना, या कार्बन विधि से पत्थरों की आयु का ज्ञात करना, या फिर गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना? क्या है लिथोट्रिप्सी? देखिए, प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना कुछ नहीं है ऐसा। कार्बन विधि से पत्थरों की आयु का ज्ञात करना भी नहीं है। गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना है लिथोट्रिप्सी, पत्थर पर लिखने की कला नहीं है। तो लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रणाली है जिसमें होता क्या है, किरणों के सहायता से जो है गुर्दे की, पित्ताशय की और मूत्राशय की थैली आदि में जो पथरी बन जाती है उसको तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। क्या होता है वो पथरी? ऑक्सैलिक क्रिस्टल होते हैं वो। फिलाटेलिस्ट कौन होता है? क्या करता है फिलाटेलिस्ट? सिक्के जमा तो नहीं करता फिलाटेलिस्ट, वो तो न्यूमिस्मैटिक्स होता है। डाक टिकट जमा करने वाले को बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। तो डाक टिकट जमा करने वाला जो है, डाक टिकट संग्रहण करने वाला फिलाटेलिस्ट कहलाता है। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अंग्रेजी में बहुत पूछते हैं इसको। पीसीएस ने ही पूछ रखा। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? यहाँ हर कोई किसी न किसी चीज़ का जनक है, जैसे कि विकासवाद का जनक है डार्विन, ह्वागो डिवरेज हैं उत्परिवर्तनवाद के जनक यानी म्यूटेशन के। जो जॉन मेंडल है यहाँ पर, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, उन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, वर्तमान आधुनिक विज्ञान का पिता। तो आनुवंशिकता की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इनको आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैविक कोशिका का कौन सा भाग, मतलब पादप कोशिका का कौन सा भाग? जैसे तो जंतु कोशिका में भी होती है ये। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का पावर हाउस है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु एवं नीली हरी शैवालों को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से पाई जाती है। मतलब एक तरह से वहाँ बिखरे रहते हैं ये कोशिकांग के रूप में। अब देखिए, श्वसन की क्रिया जो है प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। फिर से सुन लीजिएगा, जो श्वसन की क्रिया है वो प्रत्येक जीवित कोशिका, ऐसी कोशिका जिसमें जीवन है, ठीक है, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, उसके कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रक्रियाएं, श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं जो होती हैं वो कोशिका द्रव्य में होती हैं, तथा शेष क्रियाएं जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का कोशिकांग या पावर हाउस कहते हैं। तो श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ पर हुई? कोशिका द्रव्य में, और वो आगे बढ़कर खत्म कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? विस्फोटक है, कीटनाशक है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी है? 2,4-D एक पादप हार्मोन्स है जो एक खरपतवारनाशी का काम करता है। वेडिसाइड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो 2,4-D ऑक्सिन एक पादप हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स है, जिसका उपयोग
खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है फसलों में। देखिए, खरपतवार खेतों में जो है फसलों के साथ साथ अनावश्यक रूप से उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए फसलों से प्रतियोगिता करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती। खरपतवार है क्या? एक तरह से मान लीजिए प्लांट है। ये मैंने उगाया है क्योंकि इससे कुछ चीज़ें उगेंगी जिसका अनाज के रूप में उपयोग होगा, लेकिन यहाँ छोटी छोटी घास फूस उग जाती है। अब हमने जो हार्मोन्स डाले, जो खाद वाद डाली, तो इसके लिए डाली थी कि ये बड़ा होगा, पनपेगा, इससे कुछ जो भी चीज़ें उगेंगी उसका हम अनाज के रूप में जो है उपयोग करेंगे। लेकिन इसका जो खाना है एक तरह से ये खाने लगती है घास फास, तो इसको हटाने के लिए जो है यही है हर्बिसाइड, यही है वेडिसाइड, या फिर इसको बोलते हैं खरपतवार बिना मतलब की, नराई बोलते हैं गाँव में। ठीक है, नराना एक तरह से खेत को। तो ये जो खरपतवार होती है बिना मतलब की घास जो खाद को खाती है, ठीक है, या पौधे के आवश्यक तत्वों को खाती है, इसको ही हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति प्लांट सेल में पाई जाती है, केवल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जीव द्रव्य की उपस्थिति पादप कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी। कोशिका केंद्रक यानी सेल न्यूक्लियस पादप कोशिका में भी होता है, जंतु कोशिका में होता है। ये अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, चाहे वो सी ग्रुप का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी सिविल सेवा का। इस बार भी पूछा था प्लांट सेल और एनिमल सेल से रिलेटेड एक प्रश्न, और यहीं अटक रहा था वो कोशिका भित्ति पे। तो सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, यानी प्लांट सेल में होती है, जंतु कोशिका या एनिमल सेल में नहीं होती। वैसे इन दोनों में एक चीज़ अंतर और होता है, हरित लवक का। हरित लवक केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, और ये हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, हरित लवक और सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। याद रखना। हमारे शरीर का अधिकतम भार बताइए किसका बना होता है? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी अंगों का, जल का। देखिए, हमारे शरीर में हड्डियों के अलावा, हमारे शारीरिक अंगों के अलावा, हमारी त्वचा मांसपेशियों के अलावा कहीं ज़्यादा अंश है हमारा जल का। हमारे शरीर में जल बहुत अधिक है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है वो जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे की बात करें तो उसके शरीर में उसके कुल भार का प्रतिशत में जल जो है वो 75% है। एक वयस्क पुरुष की बात करें तो उसके शरीर में जल का भार 60 से 65% है। ठीक है, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल का बना होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है। यह कौन? जल। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जो है जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य और रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, अस्थि यानी हड्डी और आपके दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हड्डी और दांत निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता? कैल्शियम तो चाहिए। कैल्शियम है, यहाँ पर है कैल्शियम, यहाँ पर है, यहाँ पर ये कैल्शियम। इसके अलावा चाहिए हमको फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो है ही नहीं, फॉस्फोरस नीचे वाले में, तो डी ही सही होगा इसका, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है आपकी अस्थि यानी हड्डियों और आपके दांत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत क्षय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।